नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पिता के मरने के बाद माँ को निकाला घर से बाहर, पेट भरने के लिए मांगनी पड़ी भीख। आगे क्या हुआ, इस कहानी को पूरा सुने। माँ, बंद करो अपना ये नाटक, आपने भी दुखी कर दिया है। बेटा बेटा करके हर समय पीछे पड़ी रहती हैं। मुझे और भी कितने काम हैं। हर समय आपके पास बैठा रहूँगा तो काम कैसे करूँगा। शाम को ऑफिस से आता हूँ, थक जाता हूँ। गायत्री जी बोली, बेटा मन करता है हो सके तो मेरे पास भी बैठ जाया कर। मैं तो तेरी आवाज़ सुनने को भी तरस गई हूँ। बीमार गायत्री जी अपने कमरे में ही लेटी रहती। उन्हें उनके पास जाकर कोई भी दो शब्द नहीं बोलता। पूरे दिन ऑफिस से थक हार कर आओ तो मेरा भी मन करता है कि दो घड़ी आराम कर लूं, वह भी तुम चैन से बैठने नहीं देती। बेटे की बातें सुनकर गायत्री जी चुप हो गई। उन्हें पता था कि बेटे से बहस करना बेकार है। श्यामलाल जी हमेशा समझाते थे कि किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद लगाकर मत रखो। जितनी कम उम्मीद लगाओगी उतना ही खुश रह पाओगी, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन उन्हें कभी पति की बात मानी ही नहीं और हमेशा सबसे उम्मीद लगाकर बैठी और हमेशा दुख उठाती। श्यामलाल जी के जाने के बाद जिंदगी ने एक सबक तो अच्छा सिखा दिया था कि कभी किसी से उम्मीद मत रखना। बहुत उम्मीद थी वह भी कभी दुख नहीं देगा, लेकिन पति के साथ मानसिक सुख शांति भी चली गई। बेटी बहू ने उनको ये छोटा सा कमरा दे दिया। इसमें खुद उनका जाने का भी मन नहीं करता। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब रमेश छोटा था, मामा करता हुआ हमेशा उनसे चिपका रहता था। आज वह बेटा कहकर बुलाती हूँ तो वह मुझसे दूर भागता है। ईश्वर भी ना जाने कैसे खेल खेलता है। गायत्री जी यहाँ बड़े बेटे के पास अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने आई थी। ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन जब गायत्री जी ठीक होने लगी तो बहू बेटे को अब उनके घर में वे खटकने लगी थी। और ऑपरेशन भी उसने कोई अपने पैसों से नहीं करवाया था। वह भी छोटे बेटे ने गांव से अपनी माँ को ऑपरेशन के पैसे लेकर भेजा था। तब कहीं जाकर बड़े बेटे ने हामी भरी थी। उन्हें अच्छे से दो बोलों की उम्मीद करना भी छोड़ दिया था। तो अब उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती थी जितनी टेंशन आवाज़ लगाने के बाद रमेश के रूखे बोलने से होती थी। अब तो उन्होंने रमेश से ये उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वह आकर कहेगा, माँ, पापा के जाने के बाद आपने आप को अकेला मत समझना, मैं और आपकी बहू आपके साथ हैं। रात को गायत्री जी का 5 साल का पोता सुबह मामा कहते हुए अपने माँ के आगे पीछे घूम रहा था और टीना उसे झिड़क रही थी। सास के झुंझलाहट उस पर उतार रही थी। कितना कान पड़ा है, तुझे लेकर कैसे घूमती रहूं। गायत्री जी बोली, बहू, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। रहने दीजिए माँ जी, आपने वैसे ही यहाँ आकर मेरा जीना हराम कर दिया है। अब यह दिखावा मत कीजिए कि आपको मेरी फिक्र है। पोते को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। बेचारा भूख से रो रहा था, लेकिन उसका गुस्सा भी टीना ने गायत्री जी के ऊपर ही निकाला। और रमेश ने जब पूछा तो सीता गायत्री जी पर निशाना साधते हुए कहा, पूरे पूरे दिन तुम्हारी माँ के ही काम खत्म नहीं होते, तो मुन्ने को कहाँ से संभालूं। अब तो तुम्हारी माँ ठीक भी हो गई हैं, तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। अगली सुबह बेटे ने फरमान सुना दिया, माँ, आज दोपहर को मैंने टिकट बुक करवा दी है, अब आप चली जाना, टीना से इतना काम नहीं होता। बेटे की बातें सुनकर गायत्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोपहर में बेचारी अपनी पुरानी फटी साड़ी में ही भूखे प्यासे घर से निकल गई। एक बार भी बेटे ने नहीं कहा, माँ रुक जाओ या फिर खाना खाकर ही जाना। दो बेटे बहू के होते हुए आज गायत्री देवी जी अपना सामान अटैची में भरकर गुमसुम और उदास रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए आंसू बहाए जा रही थी। भूख की तड़प ने उन्हें लोगों से पैसे मांगने तक को आज बेबस कर दिया था। उनकी नजरें चारों ओर से अपने छोटे बेटे को तलाश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका छोटा बेटा उन्हें लेने जरूर आएगा।
कुछ देर बाद उनकी आंखों में एक चमक की झलक दिखाई दी थी। उनका छोटा बेटा उन्हें लेने जरूर आएगा। कुछ देर बाद उनकी आंखों में एक चमक की झलक दिखाई दी। ये चमक थी उनके छोटे बेटे संदीप के आने की। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर उसके झरझर आंसू बहने लगे। दौड़कर संदीप ने अपनी माँ के पैर छुए और उन्हें सीने से लगा लिया। गायत्री जी अपने छोटे बेटे के गले लगकर खूब रोई। बेटा, मैं अब किसी के घर जाकर बोझ नहीं बनना चाहती, तो मुझे किसी वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। आखिर तेरे घर भी कितने दिन तक रुक सकती हूँ। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आज कह दिया, दोबारा मत कहना। अभी आपका ये बेटा मरा नहीं है, वह घर मुझसे पहले आपका है। संदीप अपनी माँ को अपने घर ले गया, जहाँ उसकी पत्नी अपनी सास को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई और बड़बड़ाते हुए बोली, लो, 4 दिन में ही बड़े बेटे बहू ने अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया। गायत्री जी ने यह बातें सुननी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना बोली और सीधे अपने कमरे में जाकर अपनी पति से शिकायतें करते हुए रोने लगी। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? भगवान ने गायत्री जी को इतना अच्छा परिवार दिया था। शादी के बाद 2 बेटे और 1 बेटी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खाने पीने के घर में कोई कमी नहीं थी। सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बड़ा बेटा इंजीनियर बनकर दूसरे शहर में शादी कर अपनी पत्नी के साथ ही सेटल हो गया। कभी कभार बार ही औपचारिकता पूरी करने के लिए माता पिता से फोन पर बात कर लेता था। गायत्री जी के पति की तबीयत अब कुछ ढीली रहने लगी थी। ब्लड प्रेशर के साथ ही उनका हृदय कुछ कमजोर था, इसलिए उनकी इच्छा थी केवल जीते जी अपने दोनों बच्चे सीमा और संदीप की भी शादियां करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। सीमा के लिए उपयुक्त लड़कों की तलाश शुरू हो गई। साल भर के अंदर ही उसकी शादी नीरज के साथ संपन्न हुई। नीरज बैंक में मैनेजर था। सीमा के सास ससुर बड़े बेटे के साथ शहर में ही रहते थे। तब वह कभी कभार सीमा नीरज के पास आ जाते थे और कुछ दिन रह जाते थे। सीमा भी पति के साथ कभी कभी तीर्थ त्योहारों पर सास ससुर के पास चली जाती और अपने जेठ जेठानी और उनके बच्चों के साथ मिलकर रह लेती। उसके बैंक की नौकरी दोबारा चालू हो गई। 1 वर्ष बीत गए। इसी बीच उसके घर एक बेटे का भी जन्म हो गया। कुछ दिन सास ससुर आकर रहे, फिर राजा ने बच्चे के लिए आया का प्रबंध किया। अगले वर्ष सीमा के छोटे भाई संदीप की भी शादी हो गई। उसकी भाभी रूपा बहुत तुक मिजाज, स्वार्थी तथा गुस्सेल थी। वह किसी को कुछ समझाती ही नहीं थी। अपनी मर्जी की मालिक, जो जी चाहे वही करती। सास को छोटी छोटी बातों पर डांटती थी। बात बात पर सास ससुर दोनों से लड़ाई करती। 2 काम वालियां लगा रखी थी, जो घर का सारा काम करती तथा खाना बनाकर भी जाती। रूपा अपनी सहेलियों, मायके के सदस्य के साथ फोन पर व्यस्त रहती। ब्यूटी पार्लर जाना, किटी पार्टी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, आए दिन किसी न किसी सहेली के घर जाना, गप्पे मारना, नींद न करना उसके ये सब शौक थे। अपनी ननद सीमा के साथ भी उसने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब कभी सीमा मायके आती तो वे कुछ देर बाद ही किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। कभी घर के काम, कभी कुछ खरीदारी, कभी और कुछ बहाना बनाकर सीमा तथा उसकी माँ को बहुत बुरा लगता, लेकिन कुछ ना कह पाती, क्योंकि वह इतने गुस्से में थी कि कुछ बोलते ही 4 बातें सुना डालती और सीमा के पति का भी लिहाज नहीं करती। घर में सिर्फ उसी का ही राज चलता था। धीरे धीरे सीमा ने भी वहां जाना कम कर दिया। एक ही शहर में होने के सिर्फ अपने मम्मी पापा से ही मिलने के लिए जाती थी। कुछ देर बैठी थी और उठकर आ जाती। घर के तनाव का माहौल हो चला था। एक दिन अचानक गायत्री जी के पति को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसे। अब सीमा की मम्मी गायत्री जी का बुरा हाल था। बहू तो पहले ही नहीं पूछती थी, अब तो वह और भी आज़ाद हो गई। ससुर का थोड़ा बहुत तो लिहाज था, वह भी खत्म हो गया। कई बार तो
माँ को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। अपने लिए जो मन होता बनवा लेती और वह उन्हें भी खाने के लिए कहती, चाहे उन्हें वह चीज़ पसंद हो या ना हो। इस कारण कई बार उन्हें भूखा पेट ही रहना पड़ता। बेचारी और करती भी क्या। बड़े बेटे बहू ने तो पहले ही उनसे मुंह मोड़ लिया था। साल बीतते बीतते ही वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उन्हें देख सीमा को बहुत बुरा लगता। एक दिन हिम्मत करके उसने भाभी से कह दिया, भाभी, डैडी के जाने के बाद मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं और उन्हें बहुत तनाव भी रहता है। वे स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती हैं। आप उनका ध्यान रखा करो। समय पर खाना सोना सब दिया करो। अगर नहीं हुआ तो वह बीमार पड़ जाएंगी। तो भाभी एकदम से फट पड़ी, ध्यान रख तो रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, दवा भी वह ले लेती हैं, और क्या करूँ, सोती भी आराम से हैं। सवेरे 7 बजे से पहले तो कभी उठती नहीं, और कितना सोना होता है। बूढ़े लोगों को इतनी फिक्र लगी हुई है तो माँ को ले क्यों नहीं जाती। यहाँ से भाभी की बातें सुनकर सीमा हक्की बकती रह गई। क्या यह कभी सास नहीं बनेगी? क्या इसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? किस बात का घमंड है इसे, समझ नहीं आता। वह चुपचाप घर लौट आई। रात भर अब सो नहीं सकी। बार बार माँ का मासूम लाचार भरी आंखों वाला चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। अब शायद उसे ही कुछ करना पड़ेगा। पति के साथ बैठकर इस बारे में लंबी बातचीत हुई। काफ़ी समझाने जोर देने पर आकर नीरज देव ने अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। सीमा ने जैसे ही इस विषय पर माँ से बात की तो बेटे की बातें सुनकर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। ये कैसे संभव है? बेटों के होते हुए मैं बेटे के घर रहूं, लोग क्या कहेंगे? लगता है मेरी किस्मत में बेटे बहू का सुख नहीं है। अब जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। सीमा ने समझाया, मम्मी, अब वे ज़माना नहीं रहा। अगर बेटा बहू आपको ठीक से नहीं रखते तो आप बेटी के साथ आराम से रहिए। इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। अगले दिन होते ही नीरज और सीमा दोनों माँ के घर पहुँचे। सीमा ने फ़ोन करके भाई को भी बुला लिया था। कुछ देर के औपचारिक बातचीत के बाद सीमा ने कहा, भैया, मम्मी को हम अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? और लोग क्या कहेंगे कि बेटों के होते हुए माँ बेटी के घर रहती है? यही तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। भैया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाभी मम्मी के साथ कैसा बर्ताव करती हैं और किस तरह से उनको संभाल रही हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारी मम्मी बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगी। फिर भाभी ने भी मुझसे कह दिया कि मम्मी को मैं अपने घर ले जाऊं। संदीप ने पत्नी की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? तुमने दीदी को बोला मम्मी को ले जाने के लिए? वह तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, क्योंकि यह मुझे हिदायतें दे रही थी कि मुझे मम्मी को कैसे रखना चाहिए। रूपा सीमा पर ही आरोप लगाने लगी। वह तो यही चाहती थी सास सीमा के घर चली जाए तो थोड़ी बहुत उनकी देखभाल करनी पड़ती थी, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन प्रत्यक्ष में बेहद चुप रही और सास का मुंह देखकर इंतजार करने लगी कि वह क्या कहती हैं। कुछ देर बाद मम्मी धीरे से बोली, जिस बहू को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती उनके साथ रहकर क्या फ़ायदा। मैं अपनी बेटी के घर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उस घर का किराया मुझे हर महीने दोगे, क्योंकि वह घर मेरी पति का और मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी जो मर्जी होगी वो मैं कर सकती हूँ, वरना तो तुम्हें वह घर खाली करना पड़ेगा और मैं उसे किसी चैरिटी को दे दूँगी। तुम्हें नहीं दूँगी, क्योंकि जो औलाद अपने माँ बाप का आदर, मान सम्मान, प्यार नहीं दे सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकती, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकती, उसे मैं जायदाद का वारिस भी नहीं बना सकती। इसके साथ ही हर महीने का मेरा जो खर्चा होता है वह भी तुम्हें देना पड़ेगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। संदीप और रूपा को लगा मानो उनके पैरों से धरती खिसक गई। क्या कह दिया मम्मी ने? इतना कठोर निर्णय ले लिया। अब वहाँ पर सन्नाटा सा छा गया। दोनों की जुबान पर मानो जैसे ताले लग गए थे। पहली बार संदीप ने पत्नी को फटकारा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की है कि मम्मी
और दीदी के साथ अपना व्यवहार ठीक करो, लेकिन तुम अपनी मनमानी करती रही। अब अगर इस घर से निकलना पड़ा तो हम सारी उम्र भर नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इन सब बातों को तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बोलो क्या करना है? मम्मी को अपने साथ रखकर उनकी सेवा करनी है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, या घर से बेदखल होना है? संदीप की इस बात से रूपा हल्के से कांप गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिर नीचे करके बोली, सॉरी संदीप, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मुझे तो हमेशा यही लगा कि तुम इस परिवार को चलाते हो, इसलिए घर तो हमारा ही रहेगा। मैंने अनजाने में ही मम्मी जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें नज़रअंदाज किया, उनकी भावनाओं को आहत किया। मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। कमरे से बाहर आकर पति पत्नी मम्मी जी के पैरों में बैठ गई और बोले, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आपको इतना कष्ट और दुख दिया, आपको नज़रअंदाज किया, जिस आदर मान और प्यार की आप हकदार थी, वो तो हम दे ही नहीं पाए, उल्टा आपके दिल को दुखाते रहे। पर अब हमें समझ आ गया है, हम सब मिलकर इकट्ठे खुशहाल जिंदगी जिएंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर रूपा ननन से बोली, दीदी मैंने अनजाने में आपको बहुत दुख दिए, आपके साथ बहुत गलत किया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। आप इस घर की बड़ी बेटी हो, आपको वही आदर मान प्यार मिलेगा जिसकी आप हकदार हो। सीमा ने रूपा को गले लगा लिया। भाभी, हम तो शुरू से यही चाहते थे कि अब भाभी के साथ मिलजुल कर रहे और उनका जितना जीवन बचा है उसे खुशी खुशी जीने दे। पापा के बिना वह पहले ही स्वयं को एकदम अकेली महसूस करती हैं। फिर आपके व्यवहार के कारण तो वह और दुखी हो गई और उदास हो गई। खैर चलिए, आपको अब समझ आ गया है, देर से ही सही, अब मुझे भी कोई तनाव नहीं रहेगा। मम्मी ने बहू के सिर पर हाथ धरकर कहा, बेटा माँ बाप बुढ़ापे में अकेले इतना ही चाहते हैं कि औलाद उनका आदर मान सम्मान करे, उनके साथ कुछ समय बैठकर बातचीत करे। बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन बूढ़ा होना है, उनके ऊपर भी यही स्थिति आएंगी। इसलिए अपने बूढ़ों बुजुर्गों का आदर प्यार सम्मान देना चाहिए, उनके साथ सुख दुख की बातें साझा करना चाहिए। समय पर उन्हें खाना दवा देने ये औलाद का फ़र्ज है। मुझे खुशी है कि तुम्हें समय पर ये समझ आ गया। अब मेरा तनाव भी ख़त्म हो गया। चलो अब जल्दी से कुछ मीठा बनाकर सबका मुंह मीठा करवाओ। आज से हम एक एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। और हंसी खुशी बहन अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहने लगी। उनकी सेवा और छोटे बेटे बहू का इतना प्यार देखकर गायत्री जी ने अपनी सारी जायदाद उन दोनों के नाम कर दी। एक पल को उन्हें बड़े बेटे बहू की याद आई, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने अपमान याद आया, उनके कदम फिर से वहीं रुक गए। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा माँ के पास पहुँचा और गिड़गिड़ाकर गायत्री जी के पैरों में गिरकर रोने लगा। माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे ऊपर कंपनी वालों ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया है और उन्होंने मेरा घर गाड़ी सब कुछ छीन लिया। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गया हूँ। गायत्री जी आज भी अपना अपमान नहीं भूली थी कि कैसे बेटे ने भूखे पेट घर से उन्हें निकाल दिया था और फिर लोगों से पैसे मांगकर और वे खाना खाने को मजबूर हो गई थीं। गायत्री जी बेटे की बातों को बेरुखी से जवाब देते हुए बोली, मैंने लोगों को खैरात देना बंद कर दिया है और ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी उठाए चला घुसा आए। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। बेटा बहू माँ को आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आज उन्हें अपने का पछतावा हो रहा था कि अगर उन्होंने माँ को घर से नहीं निकाला होता तो आज माँ भी उनके साथ ऐसा धोखा व्यवहार नहीं करती। तो दोस्तों, गायत्री जी ने अपने बड़े बेटे बहू के साथ सही व्यवहार किया या गलत, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप
हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।